लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स? जो कि मेटल्स के आउटर सरफेस में घूमते रहते हैं, जिनको निकालना क्या होता है, इजी होता है। और फिर उसको निकालने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसका वर्क फंक्शन। उसको निकालने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसका वर्क फंक्शन। और उसकी यूनिट क्या होती है, जो एनर्जी होती है यहाँ पे हम लोग क्या ला रहा हूँ, क्या होती है, जूल नहीं होती, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ये जूल क्या होती है, बहुत ही बड़ी यूनिट होती है, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन करने के लिए हमने वेरियस मेथड्स देखे थे, जिसमें से हम लोग कौन सा मेथड पढ़ना था, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, थर्मियोनिक एमिशन और कैथोड रे या फील्ड एमिशन। क्या होता है थर्मियोनिक एमिशन, मतलब हम लोग क्या देते हैं, वहां पे हीट देते हैं। क्या देते हैं, हीट। जब हम लोग हीट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं कौन सा होता है आपका, थर्मियोनिक एमिशन। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से फील्ड एमिशन करते हैं तो क्या होता है, कोल्ड कैथोड एमिशन या फील्ड एमिशन। और एक और होता है कौन सा हमारा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक पैकेट ऑफ लाइट को मेटल पे क्या करते हैं, स्ट्राइक करवाते हैं। पैकेट ऑफ लाइट को क्या करते हैं, फोटोन को क्या करते हैं, उस पे स्ट्राइक करवाते हैं। स्ट्राइक करवाने के बाद क्या होती है, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजेक्ट आउट होता है। इजेक्ट से क्या बनता है वहां पे, फोटो करंट। इजेक्शन से क्या बनता है वहां पे, फोटो करंट। मोबाइल मैं सिखा रहा हूँ, बंद कर दो यार, जब माइक नहीं लगाया। फिर इसके बाद फोटो इफेक्ट के लिए मैंने आप लोग क्या बताया था, हर्ट्ज एंड साइंटिस्ट कौन से थे, हर्ट्ज एंड गैल्वाच। इनके ऑब्जर्वेशन थे, आपके सिलेबस में ये क्लियरली मेंशन है। अब अगर अपना नीट का जो एनटीए है, मोबाइल लेके भी आ रखूंगा कभी। अब अगर आप कुछ भी है इसमें। तो क्या है आपका, हर्ट्ज, हवाल्च एंड लिनार्ड्स एक्सपेरिमेंट। ये आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कौन सा था, जो हमने ग्लास ट्यूब लिया था। ग्लास ट्यूब में ऊपर से जो तेज था वहां से क्या किया था हमने, एक रे को इंसर्ट किया था। रे कहां टकराई थी, क्योंकि आप लोग बता सर्वर जिस को पूछ रही हो कहां है, तो क्या हुआ था, कहां पे मारा था, कैथोड पे मारा था। कैथोड पे जैसे ही लाइट स्ट्राइक हुई थी क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे। इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे और किसकी तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। कहां जाकर भागते जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव मतलब एनोड की तरफ। और तो जैसे ही वो जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है, करंट क्या बनता है उसकी, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। करंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट आपका फ्लो होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कहां पे पढ़ा था ये चीज, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो यही क्या था आपका हर्ट्ज एंड लिनार्ड्स का एक्सपेरिमेंट। इसको हमने लिख भी लिया था, ठीक है। फिर हम लोग अभी लिख रहे थे, क्या लिखे थे, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं आपके, बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, नंबर ऑफ, अगर फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या होगा, फोटो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने लिखा था पोटेंशियल का। तो हम लोगों ने वहां पे एक स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करी थी, जो कि क्या होता है, वहां से अगर आप पोटेंशियल को क्या करते हो, जैसे अगर यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, तो जैसे आप पॉजिटिव टर्मिनल बढ़ाते जाओगे, मतलब कैनोड पे वो बढ़ाते जाओगे, कैनोड की पावर बढ़ती जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को वो खींचेगा अपनी तरफ। और एक समय के बाद क्या होगा, जब सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, उसके बाद क्या होगा, उसका करंट क्या होगा, सैचुरेशन लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी मैं नहीं, फिर अब लिखिए इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ, कल कहां तक लिखा था, लास्ट टाइम हमने डायग्राम बना दिया था, पोटेंशियल सैचुरेशन करंट, ओके। अभी इसी में लिख लो, अभी
हाँ, the value of the retarding potential, the value of the retarding potential at which the value of the retarding potential at which the photoelectric current at which the photoelectric current becomes zero is called cutoff or stopping potential. It's called Cutoff or stopping potential. And frequency of incident radiation and frequency of incident radiation stopping potential and frequency of incident radiation and frequency of incident radiation, comma, the stopping potential is independent of its intensity. मैंने आपको पहले बताया था इंटेंसिटी पे डिपेंड क्यों नहीं करती, क्योंकि कई बार क्या होता है एक बहुत ही छोटी लाइट से भी इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है। कई बार क्या होता है एक अगर स्टेडियम में भी लाइट लगी उससे भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं होता, क्योंकि किस पे डिपेंड करता है वो नंबर ऑफ फोटॉन से। अगर फोटॉन उसके एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको दे देगा, उसके बाद फंक्शन से ज्यादा, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट आउट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, चाहे आप कितना भी इंटेंसिटी उसको देते रहिए। ठीक है, लास्ट लाइन बोलो stopping potential is इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। नेक्स्ट लिखिए थर्ड पॉइंट, फर्स्ट और सेकंड हो गया हमारा। ये जितने ग्राफ हम बना रहे हैं, जितने इन सारे ग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, फिर लिखिए इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन on stopping potential. अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि जैसे अभी हम लोगों ने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किस पे लगाया था, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाया था पॉजिटिव चार्ज पे, ठीक है, एनोड पे, तो क्या होगा, तो उसको वो खींच रहा है। अब आप क्या लगाओगे, नेगेटिव टर्मिनल, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल किस पे, नेगेटिव पे, और नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव पे, तो क्या होगा, वो दोनों तरफ से पावर ही क्या करेगा, वो करेगा अपनी तरफ। तो सैचुरेशन करंट क्या होगा, एक समय पे उसका करंट क्या जाएगा, बिल्कुल स्टैग्नेंट हो जाएगा, और पावर कहां से मिलेगी उस पे, जब तक उस पे लाइट आप दोगे, जो उसकी खुद की इंटेंसिटी होगी, खुद की पावर होगी, जब तक वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट कर पाएगा, अदरवाइज वो अपने खुद के दम पे कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल इस प्रकार से लगा रहेगा। तो यहाँ पे ठीक है, तो ये अपना इजेक्ट आउट जब तक करेगा, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल जो बढ़ेगा उस समय पे आके क्या जाएगा, सैचुरेशन करंट पे, फिर ये आके यहाँ से भी उस समय पे ये भी कांस्टेंट, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी दे देगा। ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी बनाना नहीं इसको, ठीक है, दे रहा अलग अलग फ्रीक्वेंसी या अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो उस पे क्या होगा, ये अलग अलग शो करेगा, लेकिन सैचुरेशन करंट एक समय के बाद क्या हो जाएगा, इन सबका कांस्टेंट। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल आएंगे इसके अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे क्या आएंगे, अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल, लेकिन एक समय के बाद क्या करंट क्या हो जाएगा, तो आपका फोटोइलेक्ट्रिक करंट, और आप ग्राफ इसके बीच में बनाओगे।
ग्राफ आपको बनाना होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड एनोड पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी वोल्टेज है यहाँ पे स्टार्टिंग पोटेंशियल माइनस V01 माइनस V0 माइनस V03 ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट O है तो यहाँ से चेक किया इसने सैचुरेशन one frequency, multi-frequency, multi-frequency. It है आपका वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद एनोड पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इसमें नीचे लिखना चाहते हो वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट potential for different frequencies। हो गया? फोन आ रहा है भगवान नीचे करे करना है आवाज को भी नहीं करना 5 मिनट 22 हो गई सर 10 पे शुरू करती हो अब हो गया ये यहाँ तक लिखे पूरा बना लिया। अब इसमें लिखो if we plot a graph between frequency of incident radiation, frequency of
incident radiation and frequency of incident radiation and the corresponding stopping potential for different metal. तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट डिफरेंट मेटल्स के लिए. तो corresponding stopping potential for different materials. metals for different metals. Stopping. ये हो गया, तब तक बना लिया. Corresponding क्या होता है? Corresponding is the stopping potential. corresponding stopping potentials for different metals. मतलब किसके बीच में आपको ग्राफ बनाना है? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. तो इस तरफ क्या आएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो यहाँ पे क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. इसमें ग्राफ बनेगा, क्या बनता है आपका? स्ट्रेट लाइन. ये पीछे जब एक्सीडेंट होता है तो ये कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन पे आता है. ये आ गया आपका मेटल ए के लिए और मेटल ए. ये आ गया आपका फॉर मेटल बी. दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? अलग अलग है. इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से क्या है? नॉट है, यहाँ पे म्यू नॉट डैश है. तो ये क्या है यहाँ पे? वर्क फंक्शन यहाँ पे. बात नहीं करो, माइक के पास बात नहीं. मेरी आवाज नहीं आएगी. बना लिया ये. हो गया. इसके नीचे लिखो, दिस ग्राफ रिवील्स द फॉलोइंग फैक्ट्स. दिस ग्राफ वो म्यू लिखा है, म्यू नॉट लिखा है, क्या लिखा है? कहाँ पे? म्यू नॉट है और वो म्यू नॉट डैश है. फ्रीक्वेंसी है. ये तो कॉमन सेंस है ना कि जब एक्स एक्सिस पे आपकी क्या फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी है ये भी है, ये म्यू नॉट है. म्यू में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी वाले में थोड़ा सा टेढ़ा होता है. Reveals the following facts. This graph reveals the following fact. ये जो भी अपने हमने ग्राफ बनाया अभी फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, ये क्या बता रहा है? सबसे फर्स्ट पॉइंट ही तो इसमें द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस. आवाज सही है क्या? The graph reveals the following fact. This graph reveals the following fact. First है आपका the stopping potential increases linearly. The stopping potential increases linearly with the frequency mu. The stopping potential increases linearly with the frequency mu of the incident radiation. मतलब जितना आप उस पे क्या देते जाओगे, फ्रीक्वेंसी उसकी देते जाओगे, उतना ही क्या होता है उससे उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा. ठीक है.
और उसको पीछे से एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट का पोटेंशियल रहेगा वो क्या है उसका वर्क फंक्शन। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट, देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के लिए क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी बात करेंगे क्या होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उस फ्रीक्वेंसी पे क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा नहीं होगा, तो वो उतनी ही फ्रीक्वेंसी आपको देनी पड़ेगी उसको इजेक्ट आउट कराने के लिए। वो मिनिमम कितनी हो जाती है वही क्या होता है उसका वर्क फंक्शन। तो ये मिनिमम जितनी लगेगी जहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा जीरो, उसको क्या बोलेंगे उसी का हम लोग वर्क फंक्शन या स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएगा उस फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो वेवलेंथ दी होगी जिस पे इजेक्ट आउट हो जाएगा वो क्या होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आप लोगों ने कहां तक लिखा अभी, there exists a certain minimum cutoff frequency for which the stopping potential is zero. And the minimum value of the minimum value of the frequency of incident radiation and the minimum value of in the frequency of incident radiation, the frequency of incident radiation below which the photoelectric emission stops, below which the photoelectric emission stops altogether is called threshold frequency. It's called threshold frequency. अभी क्या है डिफरेंट मेटल्स के लिए आपने बनाया एक मेटल ए के लिए एक मेटल बी के लिए, दोनों का क्या है स्लोप तो क्या है सेम है, स्लोप क्या है सेम, स्लोप की इक्वेशन क्या थी y mx c फॉर द स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों का स्लोप सेम है लेकिन बस क्या है जो आपकी फ्रीक्वेंसी जहां से ये निकलना स्टार्ट हुए स्टॉपिंग पोटेंशियल से वो क्या है थोड़ा दोनों के लिए डिफरेंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट लिखिए। For two different metals A and B, for two different metals A and B, these graphs are a straight line. These graphs are parallel straight lines. These graphs are parallel straight lines. That is they have same slope. They have same slope. और क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है दोनों के लिए डिफरेंट है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए क्या है डिफरेंट है क्योंकि अलग है। जैसे ही आप मेटल चेंज करोगे, जैसे क्या करोगे आप मेटल चेंज करोगे तो क्या होगा हर मेटल की अपनी कुछ ना कुछ क्या होगी एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कट ऑफ क्या होगी पोटेंशियल होगी या वर्क फंक्शन होगा। उसके बाद ही क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करेगा। तो वो हर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगा अलग अलग होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर मेटल के लिए क्या होगी अलग अलग होगी। जैसे इसके लिए यहाँ इसके लिए क्या होगी थोड़ा नीचे तरफ होगी। ठीक है, और फिर अगर वो जब इजेक्ट आउट होने लगा तो क्या होने लगेगा एक कंटिन्यूअस अमाउंट में वो निकलेगा। ठीक है, क्योंकि पता नहीं को निकालना बस ऐसे ही करते थे करंट बनाने के लिए। ये क्या है करंट बनाने का एक प्रकार से आप बोलो तरीका है। इलेक्ट्रॉन को आप इजेक्ट आउट कराओ, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, करंट बनेगा। ठीक है, और बाकी हम लोगों को बहुत से एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस में इसकी जरूरत होती है।
जो लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन भी हैं, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के जो लॉज हैं वो भी लगभग जो हमने पॉइंट्स लिखे वो भी यही हैं। पहला क्या है आपका, मैं बता देता हूँ, अगर जिसमें जरूरत पड़ेगी वो लिख लीजिएगा, ठीक है। पहला लॉ है, फॉर अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये हमको पता है, ये हमने लिखा पहला पॉइंट। इसके आगे लिखा था सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये भी हम फर्स्ट पॉइंट जो हमने लिखा था इफेक्ट करंट वाला, जो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बनाया था, यही था। सेकंड क्या है आपका, for a given photosensitive material there exists a certain minimum cutoff frequency, there exists a certain cutoff minimum frequency below which no photoelectrons are emitted, below which no photoelectrons are emitted however high is the intensity of incident radiation। ठीक है, अगर वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को पार नहीं होगा, कितनी भी उसकी क्या बढ़ा दो, इंटेंसिटी बढ़ा दो, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट आउट नहीं होगा, तो वो जो कट फ्रीक्वेंसी है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द स्टॉपिंग पोटेंशियल द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब जैसे अगर आपने क्या किया, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते गए, नंबर ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन क्या किया आपने, बढ़ा दिए, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, वो ऑलरेडी ब्रीच कर चुका है, तो उसके बाद क्या होगा, वो निकलते जाएंगे, तो वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। लेकिन वो उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ये जो मैं यहाँ पे जो बार बार जो शब्द पे दे रहा हूँ, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये चैप्टर में कंफ्यूजन ही ऐसा ही है कि अगर 4 पॉइंट आपको अलग अलग तरीके से अगर लिख के दे दिया जाएगा तो चारों दिखेंगे सेम, लेकिन कोई एक उसमें से गलत होगा। ठीक है, ये कोई एक उसमें सही होगा, बाकी 3 गलत दिखेंगे। तो ये चैप्टर में इस चीज पे बहुत ध्यान रखना है। एक पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल आपके ज्यादा नहीं बनते हैं, न्यूमेरिकल इसमें आपके थोड़े बहुत ही बनते हैं, क्योंकि टॉपिक ही दो है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, डी ब्रोगली वेव्स, और ये कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, 2 ही टॉपिक है, तो उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं बनते। फॉर्मूला भी कल ही आपको एक ही फॉर्मूला लिखवाया, अभी तक 1.5 क्लास हो चुकी है, एक ही फॉर्मूला लिखवाया, वो भी फोटोइलेक्ट्रिक करंट वाला। और अभी हम लोग इसके बाद ही अभी कौन सा लिखेंगे, दूसरा फॉर्मूला डी ब्रोगली वाला, वो भी लगभग हम कर चुके हैं, डिराइव हो चुका है, तो बस बताना है कि डी ब्रोगली ने ये बोला है। ठीक है, अब फोटोन की कल हमने प्रॉपर्टी सीख ली थी, लिख ली थी। अब क्वेश्चन लिखिए, एक इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का भी एक फॉर्मूला लिख लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का भी एक फॉर्मूला लिख लीजिए। इंटेंसिटी क्या होती है, मतलब पावर का फॉर्मूला याद करो, पावर होता है क्या आपका IA, पावर क्या होता है IA, करंट इनटू एरिया। इसको क्या याद रखोगे, क्या है PI, क्या है PR से याद रखो इसको। तो पावर इज इक्वल्स टू करंट इनटू एरिया, पावर इज इक्वल्स टू करंट इनटू एरिया। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी है, ये क्या है आपका इंटेंसिटी इनटू एरिया। तो अगर इंटेंसिटी क्या होगा, पावर अपॉन एरिया। इंटेंसिटी क्या होगा, इंसिडेंट इंटेंसिटी, पावर अपॉन एरिया। और पावर क्या होता है आपका, एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो स्कोर क्या लिख सकते हो, एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। ये क्या हो जाएगा आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला। इसको याद करने का तरीका क्या है, पिया हो पिया, तू नहीं छीना मेरा जिया, और जल्दी लाइन पे। और कांस्टेंट्स कौन कौन से यूज करोगे आप, एक तो क्या है आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू h = कितना था 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी होती है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। सेकंड क्या है आपका, एक स्पीड ऑफ लाइट, वो सबको पता है कितनी होती है, और
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है 1.6 into 10⁻⁹ जूल, ठीक है जूल। कल तो बोलो वोल्ट भी बोल सकते हो उसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। लेकिन जूल में ज्यादा तो एनर्जी का वोल्टेज में ना बोलो, कितना बोलोगे, ठीक है। कल हम लोगों ने क्या क्या लिखा था, एनर्जी का एक फॉर्मूला लिखा था, क्या था, E इक्वल्स टू h न्यू। ये हो गया सबका, ये हो गया। एक अपन एचपी का क्या बना लेते हैं, बेसिक फॉर्मूला शीट बनाते हैं। पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, एनर्जी ऑफ अ फोटोन, ये क्या होता है, E इक्वल्स टू h न्यू या hc बाय लैम्डा। एनर्जी ऑफ द फोटोन कितनी एनर्जी देते हैं एनर्जी में हम लोग, h न्यू, और म्यू किसके बराबर होता है, c बाय लैम्डा के, ठीक है। यहाँ लैम्डा क्या है आपका, वेवलेंथ, ठीक है। फिर जब आपको अगर निकालना है नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड, नोट करते हैं आप लोग, कैपिटल E से इसको लिखते हैं P बाय पावर अपॉन एनर्जी। फिर अगर आपको लिखा जाएगा मोमेंटम ऑफ ए फोटोन, दैट क्या होगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन, ये आप लोग फॉर्मूला शीट में अलग से लिखोगे। मोमेंटम फिर से नोट करते हैं हम लोग, स्मॉल t से, ये क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और फोटोन की वेलोसिटी कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, p इक्वल्स टू क्या जाएगा, mc, और इसको और क्या लिख सकते हो, h न्यू बाय c, और म्यू की जगह क्या लिख सकते हो, c बाय लैम्डा, इसको और क्या लिख सकते हो, h अपॉन लैम्डा, ठीक है। फिर वर्क फंक्शन क्या होता है, h न्यू नॉट, वर्क फंक्शन कितना होता है, h न्यू नॉट, यहाँ पे न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वर्क फंक्शन क्या होता है, h न्यू नॉट, न्यू नॉट क्या है आपकी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको क्या लिख सकते हो, hc बाय लैम्डा नॉट, वेयर न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो कैसे किया आपने? एक मिनट, तो लैम्डा नॉट क्या होता है आपका, थ्रेशोल्ड, अच्छा फिर अगर आपको क्या निकालना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन या आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वो क्या थी आपकी, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, मतलब ये होती है आपकी नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या आता था यहाँ पे हमने बल्कि क्या था, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, तो क्या था, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, और एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच म्यू माइनस म्यू नॉट, म्यू की जगह क्या ले सकते हो, सी बाय लैम्डा, इसको दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट करोगे गाइस,
सी बाय लैम्डा माइनस सी बाय एच सी बात कर दो यहाँ से भी ये क्या जाएगा हाफ ये आपका एक और फॉर्मूला हो गया ठीक है फिर इसके बाद अभी लास्ट फॉर्मूला हमने क्या लिखा स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए इसमें मिनिमम काइनेटिक एनर्जी अगर लगती है तो वहां पे क्या होगा वो वर्क फंक्शन क्या होगा 0 ठीक है फिर आपका इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा था अनुष इस तरफ बोर्ड कवर हो रहा है साइड में हां वो है तो ये क्या है आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू ठीक है इतने फॉर्मूले हमने अभी तक इसमें किए हैं ठीक है इतने फॉर्मूले हम लोगों ने अभी तक इसमें किए हैं अब क्वेश्चन लिखिए जल्दी लिखिए यहाँ पे यूनिट्स आपको सबकी पता है एनर्जी किस में होगी जूल में पावर किस में होगा वाट में ठीक है वर्क फंक्शन किस में होगा जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ठीक है स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्ट में वेवलेंथ लैम्डा और लैम्डा नॉट किस में वेवलेंथ किस में आएगी मीटर में तो वो भी क्या है वेव की लेंथ तो लेंथ किस में आती है मीटर में ठीक है और फ्रीक्वेंसी किस में आती है हर्ट्ज ठीक है सारी आपको यूनिट्स आप लोगों को पता है हो गया लिखिए क्वेश्चन लिखिए monochromatic light of frequency 6 into 10 raised power 14 hertz monochromatic light of frequency 6 into 10 raised power 14 hertz 14 hertz ये रख कर दो is produced by a laser frequency कितनी दी आपको 6 into 10 raised to the power 14 hertz the power emitted is पावर कितना दिया आपको 2.0 या 2 into 10 raised to the power -3 watt कैसे दिया आपको ये पावर 2 into 10 raised to the power -3 watt आपको निकालना क्या है पहला फर्स्ट निकालना है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट फर्स्ट निकालना है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इन लाइट
सेकंड निकालना है। हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकंड, हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकंड on the average are emitted by the source, on the average are emitted by the निकालिए। कर सकते हैं एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? E इक्वल्स टू h न्यू। आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है क्या? h की वैल्यू आपको दिया हुआ, एनर्जी यहां से निकाल लोगे सीधे सीधे। तो वी नो दैट एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है? h न्यू, ये था 6.6 into 10 to the minus 34। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 6 into 10 to the power 40 हर्ट्ज। ये 6.6 और ये 6 6 6 36 36 से थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि 6 7 कितना आता है 42। तो ये क्या हो जाएगा? 6.5 है तो 36 और 42 के बीच में कहीं आंसर आएगा। 36 और 42 के बीच में आंसर आएगा। कितना आएगा? 39 या 40 के आसपास आएगा ये। तो इसको कर लो 39.6 मतलब 4 into 40 into 10 टू पावर ये कितना है? 14 और ये कितना जाएगा? माइनस का 20 -20 ये हो गई आपकी एनर्जी। और इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर इसको एग्जैक्ट लिखोगे तो आएगा ये 3.98 और ये 3.98 into 10 टू पावर माइनस 39.8 आएगा। तो 39.8 को हमने डाला 3.9। अब आपको सेकंड क्या निकालना है? सेकंड क्या निकालना है आपको? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड 39.8 आएगा। लेकिन एक जीरो हमने यहाँ से कम भी कर दिया ना, यहाँ पे क्या रहा है? 20 आ रहा था, एक जीरो कम कर दिया 3.9। फिर आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो फोटॉन्स के लिए पावर इज इक्वल्स टू n into एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, p इज इक्वल्स टू ne नंबर ऑफ, ये वाला फॉर्मूला भी लिखा है हमने, नंबर ऑफ फोटॉन्स के फॉर्म में लिखा है। पावर आपको दिया है क्या? तो पावर कितना दिया है? 2 into 10 raised power -3 अपॉन एनर्जी कितनी है ये आपके पास? 3.98 into 10 raised power -19 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? तो ये हो जाएगा आपका 5 into 10 raised power 15 5 into 10 raised to the power 16 वो आपका 0.5 into 10 raised to the power 16 आएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही बहुत है। बाकी अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करके अगले चैप्टर फाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक और डुअल नेचर और थोड़ा सा डी ब्रोगली वेवलेंथ और डी ब्रोगली वेव्स के बारे में थोड़ा सा बचा है, तो कल अपन खत्म कर देंगे। ठीक है, बाकी मौसम अभी ठीक ही है अभी तक। सैटरडे तक मुझे लग रहा है सैटरडे के बाद क्लास होना मुश्किल हो जाएगी क्योंकि सैटरडे तक आपकी ठंडी ठीक हो जाएगी। तो कल बारिश भी हो गई है। कल आपके नॉर्थ में क्या हुआ है? स्नोफॉल हुआ है, वो यूपी तरफ इधर बारिश हुई है अच्छी खासी। मतलब आपके जम्मू हिमाचल अभी कुछ दिन का बफर जोन हो रहा है आपके पास। बाकी उसके बाद तो ठंडी अच्छी खासी है। ठीक है, थैंक यू।